हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन बताए थे। कई पॉइंट आपके लिए हमने एक्सप्लेन किए थे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हमने लास्ट में थोड़ा सा आपको समझाया था। मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। ये था पॉइंट आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है। मैंने कहा था कि जनरली ये देखा गया था कि आपके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो उधर मैंने एक कोई इक्वेशन मान ली, ठीक है, जैसे a + b और यहाँ लिख दिया c। क्लियर है क्या नहीं? ठीक। मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर काम चलता है। एक्सपेरिमेंटल मैंने कहा कि ए की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूँ और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेट ऑफ ए रिएक्शन देखा गया कि रेट ऑफ ए रिएक्शन जो ROR है वो क्या है आपके लिए? डबल हुआ। क्या? डबल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रेट ऑफ ए रिएक्शन है वो क्या होगा आपके लिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन और यहाँ बी की कंसंट्रेशन। क्लियर है कि नहीं? तो इसको मैंने डबल किया, इसको डबल किया। पहले इसके साइन को ROR कांस्टेंट लेते हैं ए और आपके लिए बी, तो इसको डबल कर दिया, ठीक है। इस पर कोई इफेक्ट है नहीं भाई, कंसंट्रेशन और ए को हमने क्या कर दिया? डबल 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और बी की कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है, नो चेंज। तो क्या होगा? अरे रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होगी आपकी? ROR क्या हो जाएगी आपकी? डबल, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज ना कर रहा, इसकी भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, इसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा आपके लिए? तो इसकी कंसंट्रेशन हाफ करने पर और इसकी कोई चेंज नहीं कर रहा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। इसी के बेस पर एक लॉ आया है जिसको बोलते हैं हम रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये जो रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी रिएक्शन दिया तो एक्सपेरिमेंटल से उसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो रेट लॉ दिया होगा वो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वो दिया होता है हमेशा, ठीक है। जैसे अब कोई मान लो कि आपके लिए मैंने ये रिएक्शन है तो उसका रेट ROR के मैंने मान लिया ए की पावर कितना? x और b की पावर हो गया आपके लिए y, ठीक है। ये क्या है? आपके एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट लॉ कहता क्या है वही कि कोई भी रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। ये तो कहता है रेट लॉ, बट ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ये क्या है? हम इसको फाइंड कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। आपके NCERT में देखेंगे आप, रेट लॉ दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, कोई भी H2 + Cl2 दिया है, यहाँ दिया है अपना HNu और यहाँ 2 HCl, ठीक है। अगर हम इसका रेट निकालेंगे, ठीक है, तो रेट हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसका डाटा मान लो ये दिया हो एक्सपेरिमेंटल के द्वारा कि H2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर 1/2 कर दी है पावर और Cl2 की क्या की है यहाँ? कुछ नहीं। तो मतलब ये जो होते हैं ये कोफिशिएंट बोले जाते हैं, इसकी पावर आनी चाहिए यहाँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है तो पावर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें क्या पता कितना होगा, कैसे क्या। वो तो एक एक्सपेरिमेंटल, तो हमेशा रेट लॉ, जो रेट लॉ होगा उसमें रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमेशा गिवन होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
तो यही आपके लिए क्या है, रेट लॉ है। कोई भी रिएक्शन में रेट ऑफ ए रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। और बाकी का देखो दा, इनको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये इस कॉफिशिएंट के, इस पावर के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो इसकी एनसीईआरटी में आपको डेफिनेशन दी है, तो यही लिखा है कि जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ये वाले, ये इस पावर के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा। कभी ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जितना डाटा दिया है एक्चुअल वो फिक्स आ जाए उतना, ठीक है। तो ये और ये यहाँ पावर सेम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोई ये वो नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की, ठीक है। कभी अनचेंज भी हो सकते हैं, चेंज भी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है ये। अब इसी को क्या है कि एक हमारे साइंटिस्ट थे गोल्डबर्ग एंड वागे, उन्होंने ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ नहीं, जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं उन्हीं को आप मान के चलेंगे। जैसे कोई रिएक्शन ये है, मैं आपके लिए आंसर A + B और यहाँ बना लिया C और +D। अगर मैं कहूँ आपके लिए इसका रेट क्या होगा, तो एक रेट क्या है, A की पावर कितनी है A और B की पावर B होगी, क्योंकि ये स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो भी पावर में वो आ जाते हैं। एक रेट क्या होगा कि मैंने मान लिया कि A की पावर यहाँ पर लिख दिया P और यहाँ B की पावर लिख दिया हमने Q। अब देखो ये जो रेट है ये फर्स्ट ये होता है गोल्डबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन इन्होंने कहा था कि जितना आपका कॉफिशिएंट होगा उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन की पावर होगी। क्लियर है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है तो क्या होगा आपके लिए, ये रेट लॉ है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। कैसा आपके लिए, एक्सपेरिमेंटल। तो ये आपके लिए ध्यान रखना है। लेकिन ये इनका ये जो साइंटिस्ट हैं इनको लॉ ऑफ मास एक्शन ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं पाया गया, एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जितने भी कॉफिशिएंट हैं उतने ही उसकी कंसंट्रेशन की पावर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों लॉ आपके ध्यान में रखने हैं, एक रेट लॉ और एक लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। उस लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या है कि रेट जो होगा वो ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के या प्रोडक्ट के भी हो सकता है, लेकिन जितने कॉफिशिएंट दिए हैं वो उसकी पावर में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे 2H2 + N2 है, आपने बना लिया 2NH3, ठीक है। अगर मैं इसका रेट निकालूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के, तो क्लियर सी बात है H2 की पावर कितने कॉफिशिएंट है 2, ठीक है। यहाँ पर आप कर लो 3 बैलेंस के, तो इसकी 3 और N2 का कितना है यहाँ पर 1, तो ये एक पावर आ जाएगी। लेकिन रेट अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है। H2 की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकती, कोई ऐसी बात नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि ये रेट लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लॉ ऑफ मास एक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पर, लेकिन रेट लॉ किस पर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। लेकिन दोनों एक ही बात कहते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट आपके लिए। रेट का मतलब रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें जल्दी से, या आपको नोट्सों में है ही तो आप समझ लें और ध्यान से समझें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमने आपके लिए कोई एक इक्वेशन ली थी, जैसे मैं दोबारा से ले रहा हूँ इसको CDD, इसका मैंने एक्सपेरिमेंटल रेट निकाला, वो ये है कि A की पावर X और B की पावर रिएक्टेंट की Y, ठीक है, ये है। यहाँ पर देखो ये क्या है, अब मैं तुम्हें एक बताने जा रहा हूँ रेट कांस्टेंट के बारे में,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर के क्या है, एक तो रेट कांस्टेंट बोला जाता है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ डालो, देखो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका 1 मोल मान लूँ, 1 मोलर मान लूँ, तो क्या होगा आपके लिए, रेट बराबर क्या होगा के। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो भी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 मान के चलें तो वहाँ पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ के का मतलब रेट कांस्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम रिएक्शन का ऑर्डर का पता करते हैं के की यूनिट से। ठीक है, तो देखो यहाँ से ही हम पता लगा सकते हैं, वैसे तो जनरली मैं फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन यहाँ से ही पता लगा सकते हैं। जैसे रेट है, ठीक है, रेट इक्वल क्या है, के, ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या है आपके लिए बाई। ठीक है, मैं के की यूनिट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बाई। ठीक है, रेट की यूनिट क्या है, हमने पहले कल भी आपको बताई थी, मोल पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या है, ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर एक्स, बीवी क्या है आपकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर क्या है पाई। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ समझो आप, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर एक्स प्लस बाई। ठीक है, क्योंकि वेज सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। मैं एक्स प्लस बाई की जगह मान रहा हूँ एन, क्या एन, तो क्या होगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर की पावर एन। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया एन। अब इसको देखो ऊपर ले जाएंगे हम, तो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और ओपन कर लो आप, मोल की पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन, ऊपर पहुँचेगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो लीटर की पावर क्या हो जाएगा आपका एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये के की यूनिट का फॉर्मूला निकल के आ गया, यूनिट ऑफ के क्या निकल के आ गया, मोल 1 माइनस एक्स लिख लो या एन, लीटर एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, वेयर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, ये है, क्लियर है बात क्या नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मान लो सपोज करो इफ रिएक्शन इज गैसियस, अगर रिएक्शन गैसियस में है तो के की यूनिट क्या होगी आपके एटमॉस्फेयर, एटीएम की पावर 1 माइनस एक्स या एन और सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। भाई प्रेशर वहाँ काम करेगा। ठीक है, तो ऐसी टेंशन की बात नहीं। अब देखो ऐसे कैसे हम इसको बताएंगे, आपके लिए समझाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लें। ठीक है, देखो आप, अब देखो मैंने आपके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बताया था, फार्मूला के मैंने बताया था आपके लिए, मोल 1 माइनस एन लीटर
n-1 और सेकेंड इनवर्स। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, क्या है आपके लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है करी बात, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं k की यूनिट क्या होगी, तो n की वैल्यू आपको लगानी है 0, ठीक है। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो 0 लगाओ तो मोल, यहाँ 0-1 और सेकेंड इनवर्स, ये हो गई आपकी k की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं कहूँ आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n की वैल्यू आपको लगानी है 1, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो 1, n की वैल्यू 1-1 0 0, तो सेकंड इनवर्स क्या होगी, सेकंड इनवर्स। ऐसे आप सेकंड के लिए कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए, तो n की वैल्यू कितनी लगाओगे आप, 2, तो क्या होगा, k की यूनिट 2 लगाओगे तो मोल की पावर कितनी हो जाएगी, -1 और यहाँ 1, तो लीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है। थर्ड के भी, लेकिन हमारे यहाँ केवल आपके लिए 2 ही ऑर्डर हैं, 0 और फर्स्ट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे k की वैल्यू कांस्टेंट है ये, तो इसकी वैल्यू हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर k की वैल्यू आपके लिए दी है, ठीक है, 2 वैल्यू दे रखे हैं, पूछ रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, तो हमें वो यूनिट से पहचानना है। किससे पहचाना, वैल्यू से नहीं, यूनिट से पहचानना है कि हमारी k की यूनिट क्या है, तो वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। k की यूनिट से हम क्या फाइंड करते हैं आपके लिए, ऑर्डर, ठीक है, क्या करते हैं हम k की यूनिट से हम क्या फाइंड करते हैं, k से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें आपके लिए इतना ही बता रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।